हेलो एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश क्लासेस। इंग्लिश क्लासेस को कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो उसके पहले हमारा एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है। वाई आर वी गोइंग टू डू और परफॉर्म दैट पर्टिकुलर वर्क? वी आर हियर टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, बट वी शुड ऑल्सो नो and we should also keep this thing in your mind, what is the importance of English language, right? So we are here going to elaborate few points which is most important to understand, to set our goal. Why are we going to learn English, right? So first part is communication. What is communication? Communication क्या है? देखिए, we are a human being, we are having certain kind of feelings. यदि कोई हमें पिंच करे तो हमें पेन होता है। यदि कोई ऐसी घटना जो दर्दनाक हो हम उसको देखते हैं तो हमारे मन में एक फीलिंग या काइंड फीलिंग आती है कि कोई परेशान हो रहा है, कोई जीव परेशान हो रहा है, राइट? कभी कभी और सच एक्टिविटी विच परफॉर्म इन आवर डेली लाइफ्स थ्रू विच वी गेट एंग्री, राइट? हमें गुस्सा भी आता है। तो जब कभी भी हमें कोई प्रेम आता है, गुस्सा आता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि हमें एक संवेदना होती है, मर्म होता है, तो हम अपने उन फीलिंग्स को शेयर करते हैं, राइट? दूसरे को बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं एंड वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। यदि हमें सोसाइटी में रहना है, समाज में रहना है, घर में रहना है, अपनी एक क्राइटेरिया जो हमने एक बना रखी है वहाँ पे रहना है, तो कई बार ऐसा होगा जब आपको अपनी फीलिंग्स को दूसरों को बताना होगा या दूसरी की फीलिंग्स को आपको समझना पड़ेगा या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, द आइडियाज़, थॉट्स ऑफ अदर्स एंड यू कैन ऑल्सो शेयर द सेम। ठीक है? सो कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि हमारे पास फीलिंग्स हैं और हम बता नहीं पा रहे हैं या प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, सो ह्यूमन लाइफ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब कम्युनिकेशन होता क्या है? देखिए, कभी भी अपनी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरों की फीलिंग्स को, पेन को खुद समझना, ये कहलाता है कम्युनिकेशन। कई लोग ऐसा कहते हैं कि कम्युनिकेशन ख़राब है क्योंकि इंग्लिश नहीं आती। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कम्युनिकेशन उसका दूसरा पार्ट है। कम्युनिकेशन इन इंग्लिश ये हो सकता है, कम्युनिकेशन इन हिंदी ये हो सकता है, कम्युनिकेशन इन संस्कृत ये हो सकता है। लेकिन यदि किसी से हिंदी नहीं आती, संस्कृत नहीं आता या अंग्रेजी नहीं आती, तो ये कहना गलत होगा कि उनसे कम्युनिकेशन नहीं आता। देखिए, यदि किसी का कम्युनिकेशन वीक है, इसका ये मतलब होता है कि कोई भी अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को सामने वाले को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, या सामने वाला व्यक्ति जो कुछ भी वह अंडरस्टैंड करवाना चाह रहा है कर नहीं पा रहा है। ठीक है? तो इसे हम मिस कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में भी डिवाइड कर सकते हैं। यदि हम इस चीज़ को समझें तो हम शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ नॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फॉर इंस्टेंस, यदि किसी भी व्यक्ति को आप एक ऑर्डर देते हो या आप रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट सुन तो लेता है, समझ लेता है, लेकिन उस रिक्वेस्ट को वो फॉलो नहीं करता है, तो दैट थिंग्स विच कम्स अंडर नॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ यंगर ब्रदर एंड आई आस्क्ड टू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। आई सेड टू हिम बट एंड ही अंडरस्टूड एज वेल, राइट? वो समझ जाता है कि मैं उससे एक गिलास पानी मांग रहा हूँ। उसने सुन लिया लेकिन अवॉइड कर दिया या नकार दिया या नहीं ले आया। तो यहाँ पे क्या हुआ? नॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमने बातें कही बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। कभी कभी क्या होता है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी होता है। आपने बातें कही और उन्होंने सुना। आपने अपने भाई से एक गिलास पानी मांगा और उन्होंने एक गिलास पानी ले आकर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी आपने एक मैसेज सेंडर को दिया, उन्होंने उसको डिकोड किया, अंडरस्टैंड किया और उसे इम्प्लीमेंट कर दिया, और जो आपने कहा, यानी एक गिलास पानी यदि आपने मांगा तो उन्होंने आके आपको एक गिलास पानी दे दिया। ये कहलाया इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ज़्यादातर हम मिस कम्युनिकेशन के शिकार होते हैं। अब मिस कम्युनिकेशन क्या होता है? जब कभी भी आपने कोई मैसेज सामने वाले को या सेंडर को रिसीव करवाने की कोशिश किया, उन्होंने रिसीव तो किया लेकिन उस मैसेज को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, वो कहलाता है मिस कम्युनिकेशन।
ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, यदि मेरा भाई, कई सारे गेस्ट आए हुए हैं मेरे घर में और उनको पानी दे रहे हैं, मैंने उनसे भी कहा बेटा एक गिलास मुझे भी दे देना। उन्होंने समझा कि शायद मैं खाली गिलास मांग रहा हूँ, जबकि मेरा कंसर्न क्या था कि सारे लोगों को यदि पानी दे रहे हैं तो ऑफकोर्स एक गिलास मुझे भी चाहिए। तो मैंने ये नहीं कहा कि मुझे एक गिलास पानी दे देना, मैंने ये कहा कि एक गिलास मुझे भी दे देना। मुझे ऐसा लगा कि वो जो मेरा भाई है वो समझ जाएगा कि मैं एक गिलास पानी ही मांग रहा हूँ, बट उस भाई ने मुझे एक खाली गिलास दिया क्योंकि आपने गिलास मांगा है। यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा था अपने भाई को कि मैं एक गिलास पानी मांग रहा हूँ, तो उस मैसेज को इंटरप्रेट कर लिया रॉन्ग वे पे। दिस इज कॉल्ड मिसकम्युनिकेशन। हमने उससे एक गिलास पानी मांगा, लेकिन उसने क्या किया, मुझे एक खाली गिलास दिया। उन्होंने सोचा भैया मुझे शायद खाली गिलास मांग रहे हैं। ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड मिसकम्युनिकेशन, राइट। कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंग्लिश हम लर्न कर रहे हैं? देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों है और क्या है इसकी इंपॉर्टेंस? जब ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन आप कह सकते हैं इसकी शुरुआत हुई 1990 के दशक में, तब एक बहुत बड़ी समस्या आई। समस्या ये आई कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि भारत का चाइना से या भारत का जापान से बिजनेस स्टार्टअप होने वाला था। चाइना की भाषा कुछ और थी और हमारी भाषा कुछ और। तो चाइना की भाषा को हम नहीं समझ पा रहे थे और हमारी भाषा को चाइना वाले नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ पे हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम जाने लगी। हम उनसे मांगते कुछ और, वो हमें कुछ और देते थे, राइट। यहाँ पे सारी कंट्रीज़ ने मिलके एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का निर्माण किया या लैंग्वेज को प्रायोरिटी दिया कि सारे कंट्रीज़ जो भी उनका कम्युनिकेशन रहेगा वो एक कॉमन लैंग्वेज पे होगा। चाइनीज़ और इंडियन के बीच में जो प्रॉब्लम हो रही है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है, वो शॉर्ट आउट हो गई जब एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का विकास हुआ। सारे कंट्रीज़ को मैंडेटरी कर दिया गया कि आप इंटरनेशनल लेवल में जो भी लैंग्वेजेस होंगी वो इंग्लिश होंगी और इंग्लिश में ही आप इंटरनेशनल लेवल में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इसका फ़ायदा सिर्फ कंट्री को नहीं बल्कि कई सारे ऐसे टैलेंट्स को हुआ जो भारत में थे, शायद उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी इंडिया में, तो वो बाहर जा रहे थे। और कई सारे ऐसे दूसरे कंट्री के स्टूडेंट्स थे या फिर कॉम्पिटेंट थे जिनको उस कंट्री में पर्टिकुलर एक अच्छा सा ओहदा या इम्प्लीमेंटेशन या उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था उनके टैलेंट का, तो वो इंडिया में आने लग गए। यहाँ पे जो इंटरनेशनल लैंग्वेज था या यूँ कह ले कि इंटरनेशनल लैंग्वेज का विकास था, यानी अंग्रेजी का विकास था, तो सिर्फ देश की तरक्की का ही गेट ओपन नहीं हुआ बल्कि कई सारे ऐसे टैलेंटेड पर्सन का भी जो सक्सेस गेट था वो ओपन हो गया। वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके किसी भी कंट्री पे अपना डेवलपमेंट कर सकता था और वो ऐसा इसलिए कर सकता था क्योंकि वो वहाँ के लोगों की बातों को समझ सकता था। इफ़ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, सो हाउ कैन आई कम्युनिकेट टू अनदर वन, राइट। वी कैन नॉट गो आउटसाइड ऑफ द कंट्री क्योंकि इंग्लिश तो हमें आती नहीं। यहाँ से कम्युनिकेशन का विकास हुआ। अब ये क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है? इंग्लिश की तो आपने बहुत सारी पढ़ी होगी, LKG UKG नर्सरी से भी आपने इंग्लिश पढ़ते आए हैं। क्वेश्चन और अराइज होता है हमारे सामने, या यूँ कह ले एक समस्या और है, एक प्रश्न और उठता है। जब हम इतने बचपन से ही अंग्रेजी पढ़ते आ रहे हैं, सो वाई आर वी नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश, और यू कैन से वाई आर वी नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो हमारा इंडिया का एक एजुकेशन सिस्टम है वो मार्क बेस्ड है, या यूँ कह लीजिए अंकों के आधार पर बाधित है या अंकों के आधार पर बनाया गया है। हम पढ़ाई इसलिए करते हैं, विल गेट अ गुड मार्क्स देन ओके, विल क्लोज द बुक्स, और कभी ये नहीं सोचते, या यूँ कह लीजिए कि एजुकेशन सिस्टम हमें ये सोचने पे मजबूर नहीं करता कि इस पढ़ाई का हमें इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, इसके यूजेस क्या हैं। अभी तक जो हम इंग्लिश पढ़ते आए हैं वो एक सब्जेक्ट बेस पे पढ़ते हैं। हमने टेंस, मॉडल्स, वॉइस, नरेशन ये सारे पढ़ लिए ताकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं हम उनको सॉल्व कर सकें एंड विल गेट अ गुड मार्क्स। दिस इज़ द मेन रीज़न थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज वी नेवर ट्राई टू इंग्लिश टेक एज अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है, एक भाषा है और ये बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि यदि आपने हिंदी नहीं पढ़ी या आपको सिर्फ हिंदी आती है तो आप लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकते। नो डाउट, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट।
जिन्हें खेती आती है वो भी लाइफ में सर्वाइव कर सकते हैं, जिनको कंप्यूटर आता है वो भी लाइफ में सर्वाइव कर सकते हैं, जिनको इंग्लिश आती है वो भी लाइफ में सर्वाइव कर सकते हैं। बट अंतर कहाँ आता है? सिर्फ लेवल ऑफ स्टैंडर्ड का। यदि आपका काम छोटा आता है तो आपका जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड होगा वो छोटा होगा। यदि आपका काम अच्छा है या कॉम्पिटेंट कर पा रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को बूस्टअप कर पा रहे हैं तो आपका जो लेवल होगा या लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो हाई होगा। सो कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, राइट? यू आर एबल टू शेयर योर नॉलेज, योर फीलिंग्स टू द अदर एंड यू कैन रिसीव द सेम। नाउ बिकॉज today's time is not like how much degree you are having. The importance is how are you able to represent yourself, right? यदि आपका representation बहुत अच्छा है तो you'll be success. अब आप कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे? कम्युनिकेशन करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर नॉलेज होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है, कंटेंट होना जरूरी है। सो हाउ विल यू गेट कंटेंट्स? ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी बुक्स थ्रू विच यू कैन गेट कंटेंट, बट यू are access to those content only which are not written in English, right? अब कोई भी बुक्स हैं, हिंदी में है, संस्कृत में है, तमिल में है, मलयालम में है, ठीक है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके नॉलेज को ले सकते हैं। आपने उसके नॉलेज को ले लिया, उसको गेन कर लिया, सो यहाँ पे दो प्रॉब्लम आएंगी। एक तो आप उसे इंग्लिश में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा कि बहुत सारी बुक्स की यदि हम बात करें जो इंटरनेशनल लेवल में पब्लिश्ड हो रही हैं, मोस्ट ऑफ द बुक्स आर रिटन इन इंग्लिश। तो जो नॉलेज इंग्लिश का है, या यूँ कह लीजिए कि उस बुक जिसमें बहुत सारा कंटेंट है या नॉलेज है, वो ज्ञान है, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप नॉलेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो आप अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। सो इंग्लिश इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बिकॉज थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन गेट और यू कैन एक्सेस द नॉलेज विच हैज़ बीन रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो यदि आपको इंटरनेशनल लेवल पे नॉलेज लेना है सो आपको उस गेट को ओपन करना पड़ेगा ताकि आप इंग्लिश समझ सकें, क्योंकि जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तो आप कंटेंट या नॉलेज नहीं ले पाएंगे। अब आपने कम्युनिकेट कर लिया, यू आर गुड इन कम्युनिकेशन, राइट? यू कैन ऑल्सो एक्सेस द नॉलेज विच ऑलरेडी हैज़ बिन रिटन इन इंग्लिश। अब आपको यहाँ पे इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं आई है। तो इससे होता क्या है? यदि आपने नॉलेज ले लिया, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, राइट? तो होता ये है कि यू विल बी कॉम्पिटेंट नाउ। एंड कॉम्पिटेंट का मतलब होता है हैविंग एडिक्वेट क्वालिटी टू फाइट, राइट? युद्ध में जाने के लिए हमें तैयारी करना पड़ता है। यदि हमें बंदूक का सामना करना पड़ेगा तो आपको बंदूक से ही उसका आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि इतना ज़्यादा टैलेंट इंडिया में कहें, इनफैक्ट आजकल तो गांवों में भी बहुत सारे टैलेंट्स हो रहे हैं, तो आप कैसे फाइट करेंगे, ठीक है। यदि इंग्लिश लैंग्वेज आपकी है, आपका कंटेंट है, नॉलेज है, देन यू विल बी एबल टू कॉम्पिटेंट, यू कैन फाइट अदर कॉम्पिटेंट आल्सो, ठीक है। यहाँ पे यदि सारे कॉम्पिटेंट या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही नॉलेजेबल है तो उसे बीट करने के लिए उससे ज़्यादा नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, राइट? सो कॉम्पिटेंट बनने के लिए आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ वी गो फर्दर, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस। सी कॉन्फिडेंस, कई सारे लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस रखिए अपने मन में, कॉन्फिडेंस रखिए। सो कॉन्फिडेंस इज़ नॉट लाइक भगवान जी का प्रसाद, राइट? टू बी वेरी मच क्लियर about the word of confidence, which I would like to suggest to you. If you are not competent, you cannot be confident. यदि आप competent नहीं हो, it means आपके पास knowledge नहीं है. If you are not able to fight the competitor, if you are not able to win the match, you are not confident and you cannot get confidence. Clear? यदि आपको confidence लेना है, only practice is to do better on a particular field. आपको उस फील्ड में बहुत अच्छा करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। इंग्लिश में कई सारे लोग कहते हैं हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है बिकॉज कहीं ना कहीं अभी आपके नॉलेज में कमी है। कुछ लोगों ने कहा है कि यदि मैं ये काम कर सकता हूँ, ऐसा कहना कॉन्फिडेंस कहलाता है, और मैं सिर्फ ये काम कर सकता हूँ, या मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो इस काम को कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस।
माई आइडिया इज इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, सो डोंट बी एम्बैरस। जो आपका कॉन्फिडेंस है आपको लूज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि नॉलेज नहीं है तो कॉन्फिडेंटली आपको इंग्लिश बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपको कॉन्फिडेंटली इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है। और यदि आपने कॉन्फिडेंटली इंग्लिश सीख लिया तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे और यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सीखने के लिए कॉन्फिडेंट की आवश्यकता है, बोलने के लिए नहीं। ठीक है, तो यदि ये कहना कि हम बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। उसके अलावा कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि बताना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, बेसिक नॉलेज रखना एक अलग बात है, बेसिक नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन करना एक अलग बात है। हम लैंग्वेज की शुरुआत कर देते हैं, टेंस की शुरुआत कर देते हैं, मॉडल्स की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन उसके पहले जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वो हम जनरली नहीं बताते हैं या स्टूडेंट्स जानने की कोशिश नहीं करते। कभी आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आया कि टेंस यदि पढ़ाया गया है, सो व्हाई टेंस, टेंस के पीछे का राज क्या है? मॉडल्स हमें पढ़ाया जा रहा है तो कभी आपका ये क्वेश्चन अराइज नहीं होता अपने टीचर से कि मॉडल्स क्यों बनाया गया, इसके पीछे राज क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं, और हाउ दिस मॉडल्स विल हेल्प यू टू हैव बेटर कॉन्फिडेंस और बेटर कम्युनिकेशन इन योर इंग्लिश लैंग्वेज। So we are going to share few basic concepts which is most important before starting English, right? Before starting grammars. उसके grammars के concepts क्या हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। So we are going to cover all these things, the basic concept in your English languages classes. Grammar. See, grammar के पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका वो होता है which is fact, राइट दूसरा तरीका वो होता है जिसके थ्रू हमारे ब्रेन में अच्छे से सेटल हो जाए। हम सिर्फ पढ़ना और लिखना ही समझते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि देयर आर वेरियस टेक्निक्स टू कीप एनी थिंग और एनी पर्टिकुलर पॉइंट इन योर माइंड। तरीके हमारे हैं। देखिए, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, सारे स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स और टीचर होते हैं हमें नॉलेज कहाँ से मिलता है? बुक्स, जहाँ से हमें सारे टीचर्स पढ़ते हैं सेम बुक से, उसी बुक से पढ़ाते हैं, उसी बुक से पढ़ते हैं। लेकिन अच्छा टीचर कहाँ हो जाता है? किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे को, राइट? या बच्चे की मेंटेलिटी या अंडरस्टैंडिंग को समझ के जब टीचर अपनी लैंग्वेज में बताते हैं, जिसकी वजह से किसी भी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाती है, तो वो एक अच्छे टीचर की परिभाषा है। तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट जो अभी तक चलते आ रहे हैं, तो क्यों ना हम ग्रामर तो वही पढ़ें, बस उसका पढ़ने का तरीका अलग कर लेते हैं। क्योंकि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारा एक ओल्ड टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग वे पे काम कर रहा है। हमें एक नया कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, एक नए तरीके की आवश्यकता है। क्यों हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टेंस, मॉडल्स, वॉइस, नरेशन, फिर क्यों भूल जाता है? क्यों हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम इंग्लिश में बोल नहीं पाते? सो देयर आर वेरियस कॉन्सेप्ट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इनटू दिस, राइट? नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन, जो अभी मैंने बात किया। We go through the tenses, we go through models, we go through voices, but we are not able to implement in our practical or daily conversation. Voice एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है, हमने एक दो परिभाषाएं रट ली, हो गया। लेकिन क्यों? What is the sense? If you are converting any sentence which is in active voice and you are converting into passive voice, then what is the meaning of the theme of these sentences? What is the difference between theme of these sentences? You should try to know it. You should question it. कि यदि एक्टिव वॉइस का मतलब ये है तो पैसिव वॉइस चेंज करने में क्या मतलब हो रहा है? लेकिन हम नहीं करते। हम सिर्फ ग्रामर के कुछ फॉर्मूलेस, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं, और वी डोंट बी बॉदर to understand the feeling of the passive sentences, right? So you are not going to do this here. You will try to find the exact meaning of the sentences which you are supposed to change into another form, right? हम रट लेते हैं कि affirmative, negative, interrogative. So what are the meanings of these words? Affirmative का मतलब क्या है? Interrogative का मतलब क्या है? What is WH interrogative? So कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझने की आवश्यकता होती है। हम टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, रट लिया हमने, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, पास्ट मीन्स बोथ, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। हमें समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ प्रेजेंट, इसके दूसरे वर्ड्स क्या हैं, या सिनोनिम्स क्या है, या इसके एंटोनिम्स क्या हैं। तो जब तक आप बेसिक्स को नहीं समझेंगे तो आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम जाएगी ही, और वो आपको बोझ लगेगा, ठीक है? नेक्स्ट इज सिंटैक्सेस। सो इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करने वाले हैं
जो भी ग्रामर के फॉर्मेट्स हम पढ़ रहे हैं उसको हम प्रैक्टिस करेंगे सो दैट वी कैन कम्युनिकेट इन योर प्रॉपर वे, और आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करना है। सिंटैक्सेस, कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, कई सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हर टाइम ग्रामर के एक रस्सी में बांध के बोलना उचित नहीं रहेगा, बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट अ लैंग्वेज, और you can say language is not a process which we can share through words only. There are certain feelings and emotions are there. So कई सारे emotions को बोलने के लिए, कई feelings को बोलने के लिए हमने एक फ्रेम बनाया है, या यूँ कह लीजिए एक ऑर्डर बेस्ड फ्रेम है जिसमें हम वर्ड्स को पुट करेंगे और हमारे जो मीनिंग्स हैं वो निकलती जाएगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि पलक झपकते ही इंडियन कमांडोज शूट कर सकते हैं, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पलक झपकते हुए। तो सिंपल सा वर्ड रखेंगे हम यहाँ पे, एट द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, उसके बाद अपने सेंटेंस बोल देंगे, एट द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई इंडियन कमांडोज कैन शूट एनिमीज। ठीक है, पलक झपकते ही मैं रीवा पहुँच सकता हूँ, एट द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई कैन रीच रीवा। सो हियर व्हाट यू आर डूइंग, एट द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई यू आर गोइंग टू फिक्स इट। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये रटना है, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है विच यू कैन यूज़ विदाउट द थिंकिंग ऑफ योर सेंटेंस। हमारा कॉन्सेप्ट ये है, या जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम ये है, वो हमें कहता है कि आप पहले हिंदी में सोचिए, उसको कन्वर्ट कीजिए इंग्लिश में, फिर आप बोलिए। यदि आपने ऐसा किया तो आपका ब्रेन जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए, हमें हमारे सिस्टम में यही पढ़ाया जाता है, और हम अपने बच्चों को भी यही पढ़ाते हैं कि बेटा ये है पंखा, और पंखे को इंग्लिश में बोला जाता है फ़ैन। ये सिस्टम बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा ब्रेन उसी चीज़ को रीड करता है जिसकी इमेज उसने कॉपी कर लिया है। ठीक है, यदि पंखे के नाम से हमारा ब्रेन आइडेंटिफाई कर रहा है तो उसको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम जाएगी। ये इनडायरेक्ट वे है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि वो पंखा है, फिर बाद में उसे याद करना पड़ेगा कि पंखे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो फिर हमारा ब्रेन बताएगा कि वो फ़ैन है। सो हमारा ब्रेन कहाँ जा रहा है? सबसे पहले पंखे में जा रहा है, उसके बाद फ़ैन में जा रहा है। यदि यही प्रोसेस हम डायरेक्ट कर दें, उस इमेज को देखते ही हमारे समझ में आ जाए, या ब्रेन हमारा रीड कर ले कि ये फ़ैन है, तो फिर हमें इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई सारे लोग ऐसे इंग्लिश में ग्रामर में पढ़ते हैं और वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। उसका सीधा एक रीज़न होता है कि हिंदी सेंटेंस को सबसे पहले वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। आता कहाँ है? जब हम कोई भी बात बोलते हैं तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा फीलिंग, हमारा थॉट्स। हम थॉट या हमारा जो थिंकिंग है, सोचते हम हिंदी में है, और फिर इसको फिल्टर करके इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं। एक बहुत लेंदी प्रोसेस है। आपको यदि इंग्लिश में गुड कमांड लेनी है, या बेटर कमांड लेना है, या बहुत अच्छा इंग्लिश में करना है, सो यू शुड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, और दैट कम्स ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, राइट। नाउ ग्रुप डिस्कशन, GD इस शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैंने कहा कि यदि आपको कुछ बोलना है तो सबसे पहले अपनी थॉट प्रोसेस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा सपोर्टिव हमारा टेक्निक है टू इन्हेंस योर इंग्लिश लैंग्वेज, थ्रू विच यू कैन इनिशिएट, यू कैन ट्रिगर योर थिंकिंग पार्ट। आप सोचना शुरू कर देते हैं, आपका आइडियाज़ आना शुरू हो जाता है, और यदि आइडियाज़ आना शुरू हो गए, आपने सोचना शुरू कर दिया, सो दैट वुड बी वेरी इजी टू एक्सेस योर कंटेंट, and if you are able to access your content, you can represent in any languages. I'm not talking about only English, right? Next is role play. Character is most important thing. If I am in character, so I am a teacher. I am also a player. लेकिन जब मैं प्लेयर हूँगा तो हमारा कैरेक्टर प्लेयर का होगा, राइट? अभी मैं टीचर हूँ तो मेरा जो कैरेक्टर है वो एक टीचर का है। सो कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रोल प्ले में हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को वो रोल असाइन कर देते हैं कि आप SP हैं, DSP हैं, या कलेक्टर हैं। सो वेन एवर ही रिसीव अ रोल, ही स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। ठीक है, हम कई सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश आती है लेकिन बोल नहीं पाते। कहीं ना कहीं ये हमारा जो कैरेक्टर है वो बहुत ही साइकोलॉजिकल पार्ट है जो रोल अदा करता है या रोकता है आपको इंग्लिश बोलने से। आपने बहुत अच्छा नॉलेज है, आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन आपका जो साइकोलॉजिकल माइंड है वो आपको ये कहता है कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। सो ऐसे कंडीशन में
आपको अपने इंटरनल कैरेक्टर को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, वो एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे डांसर होते हैं या कई ऐसे स्पीकर्स होते हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, लेकिन जब कभी भी प्लेटफॉर्म मिला तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। इट मीन्स ये टैलेंट उनके पास था, उनको कमी थी प्लेटफॉर्म की। सो हियर वी आर गोइंग टू गिव यू अ प्लेटफॉर्म एज अ रोल प्ले। वी आर गोइंग to, or we will assign you a particular role. On that particular role you have to start thinking on the basis of the role which has been assigned to you, और आप एक बहुत अच्छा कर जाएंगे। Personality development, there are various aspects, every person wants to enhance his or her personality, but यहाँ पे हम personality को जानते ही नहीं कि exactly personality क्या है। Many people think that personality means having good physique, बॉडी शॉडी होना, ये दिस इज़ कॉल्ड पर्सनैलिटी। और या गोरा होना या तो फिर सुंदर होना, ये पर्सनैलिटी के फैक्टर्स हैं। नो, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। पर्सनैलिटी इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, राइट। इस मैटर में भी हम डिस्कस करेंगे, और हम इस तरीके से भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी वो आपकी आदत है, कौन सी वो हैबिट है, कौन से आपके वो फिजिकल जेस्चर या पोस्चर हैं जो कि डिफरेंट पर्सनैलिटी के साइन देते हैं।